और ये बार बार इसका जिक्र हम करते थे, लेकिन इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। जो बहुत ज्यादा लोड शेडिंग वहां पर आपको सुनने को मिलती है, और स्पीकर साहब आप तो खुद एक ऐसे इलाके से हैं जिसको लोड शेडिंग ने मार दिया। तासुर ये देने की कोशिश की गई कि वो क्योंकि वो बिल नहीं अदा करते इसलिए उनके पास कम जाती है। हो सकता है कि कुछ ऐसे इलाके भी हों, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि वफाक जिस वक्त ट्रांसमिशन का निजाम बिछा रहा था तो उन्होंने वो तवज्जो छोटे सूबों पर नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी। नतीजा यह है कि आज बिजली हो भी तो आप बलूचिस्तान को उतनी बिजली नहीं दे सकते, उसके इलाकों में नहीं पहुंचा सकते जितना उसका हक है, ना खैबर पख्तूनख्वा में उतनी बिजली पहुंच सकती है। तो वो जो माजी की गलतियां हैं उनको भी दुरुस्त करना है। और जैसे मैंने कहा, बलूचिस्तान का तो पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों का मुतफिक, और मेरे ख्याल में ये तमाम सियासी पार्टियों की राय है कि उनका खुसूसी हक है। जिस तरीके से फाटा का एक खुसूसी हक है उनके लिए, ये उन इलाकों के लिए, और बड़ी कौमें होती बनती हुई हैं जो अपने कमजोर इलाकों का ख्याल रखे और कोशिश करें कि वो भी जो ज्यादा तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनके साथ बराबरी की सतह पर आके खड़े हुए। दूसरी चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, बड़ी जज्बाती तकरीर और बड़े दिल से बोल रहे थे। जब मैं भी सुन रहा था इनकी बातें तो मैं भी थोड़ी देर के लिए मैंने कहा बात तो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, फिर मुझे, और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, बड़ी पुरानी दोस्ती। कि पाकिस्तान में चारों तरफ आज से 3 माह पहले दूध और शहर की नहरें बह रही थी। सिर्फ नारोवाल में नहीं, सारे पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही थी। फिर उसके बाद मुझे नजर आए, चले गए यहां से उठ के अभी, उसके बाद मुझे नजर आए जरदारी साहब बैठे हुए यहां पे मुस्कुराते हुए मुझे नजर आए, और मुझे याद आया कि यही जो हुकूमत बाद में बनी, जो उस वक्त की सबसे बड़ी ऑपोजिशन थी, वो इससे भी ज्यादा धुआंधार तकरीरें करते थे और कहते थे जरदारी साहब ने मुल्क को तबाह बर्बाद करा दिया, मईशत को चारों शाने चित कर दिया। और हम इस बात से इत्तफाक करते थे। हमारे ख्याल में जो मईशत की सूरत हाल थी वो इंतहाई तशवीशनाक थी, और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा यह निकला कि जब उनकी हुकूमत खत्म हुई, यहां पर 2 महीने के बाद खड़े होके वजीर खजाना ने ऐलान कर दिया कि जी चारा कोई नहीं है और हम IMF के पास जा रहे हैं। सिर्फ फर्क यह है कि उस वक्त ऑपोजिशन जो है वो मईशत पर सियासत नहीं खेलती थी, इसलिए हमने भी खड़े होकर कहा कि इनके पास कोई चॉइस ही नहीं बची थी, इनको जाना था IMF के पास, ये चले गए। कसूर पिछली हुकूमत का था। लेकिन जरा मुआवजा कर लें, और ज्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी चीजों का जरा मुआवजा कर लें कि जरदारी साहब की हुकूमत, नवीद कमर बैठे हुए कुछ अरसे के लिए फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने भी एक IMF एग्रीमेंट साइन किया था जहां तक मुझे याद है। इनके वक्त में क्या निजाम छोड़ के गए, और उस दिन ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जो कहा कि इनको खुशी इस बात की है कि क्राइसिस मुल्क में कोई नहीं है। जरा हम मुआवजा करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजली की। ये दूध और शहद की नहरें जो है ना, जरा उनकी हम थोड़ी बात कर लें। तो बिजली से शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो तो जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई तो कई सालों से जमा हो होकर गर्दिशी कर्जे 480 अरब रुपए पे पहुंच गए थे, जो बगैर किसी प्री ऑडिट के पेमेंट कर दी गई, क्योंकि बहुत बुरे हालात थे। आज तक वो नैब में भी चल रहा है, PSC के अंदर भी चल रहा है, हम भी ECC के अंदर उसको निकाल के दोबारा देख रहे हैं। लेकिन 480 अरब रुपए की पेमेंट की गई, और ये बहुत बड़ा एक ऐसा एक चीज थी जिसको सब देख के कहते थे कि वाकई में कि क्या किया पीपल्स पार्टी। राजा परवेज अशरफ बिजली और पानी के पहले वजीर थे, वजीर आजम थे। राजा साहब ये क्या किया आपने मुल्क के साथ? 480 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे छोड़ गए। स्पीकर साहब, हकायक ये हैं, ये हम कई सालों की बात कर रहे थे। पिछले 1 साल के अंदर जो गर्दिशी कर्जों में इजाफा हुआ, इन दूध और शहद की बहती हुई नहरों के साए में 453 अरब रुपए का था। 453 अरब रुपए गर्दिशी कर्जे जो पाक ने PHPL में, और जो इस वक्त अनपेड हैं, वो 1200 अरब रुपए से तजावज कर चुके हैं। उसके बाद गैस के निजाम पर आ जाएं। राजा साहब को शायद याद हो, मुझे याद नहीं, पेट्रोलियम के मिनिस्टर इनके कौन थे, पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज के जो कोई भी थे,
वो जिस नवीद कमर साहब बैठे हुए, नवीद कमर साहब जो हैं, जब निजाम को छोड़ के गए तो गैस के निजाम के अंदर कोई मसला नहीं था, कोई खसारा नहीं हो रहा था गैस के निजाम के अंदर, बड़े डिविडेंड मिलते थे, लोग कंपनियों के अंदर शेयर खरीदते थे बहुत। ओगरा की डिटर्मिनेशन, ये तरीके इंसाफ की हुकूमत आने से पहले की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आजकल हमसे सवाल ये पूछा जाता है, बड़ी संजीदगी से हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि जो काम हम 40 साल में नहीं कर सके, आप जवाब दें 40 दिन में क्यों नहीं किया आपने। ठीक है, ये हम उन चीजों की बात कर रहे हैं, ये हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो हमारे आने से पहले हो चुकी हैं। एक ओगरा के मुताबिक 154 अरब रुपए का खसारा गैस के निजाम में, वो गैस का निजाम जो आसिफ जरदारी ठीक छोड़ के गए थे, उस गैस के निजाम में 154 अरब रुपए का खसारा। कोई क्राइसिस नहीं है मुल्क में, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि तमाम आईपीपीज जो है वो कह रही हैं हमारे पास अब सकत खत्म हो गई है, हम बिजली पैदा नहीं कर सकते। हमने अरबों डॉलर खर्च करके नए कारखाने तो लगा दिए, लेकिन पुराने कारखाने बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गर्दिशी कर्जे उधर पहुंच चुके हैं कि अब पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं बचे। पीएसओ कौम का एक बहुत बड़ा इदारा, उस इदारे की सूरत हाल ये, वो कह रहे हैं हम एलसी नहीं खोल सकते क्योंकि कर्जे वहां तक पहुंच चुके हैं कि अब हमारी एलसी नहीं खुल रही है। पीआईए का जहाज टेक ऑफ नहीं कर सका क्योंकि पीएसओ उसको तेल बेचने के लिए नहीं तैयार थी, क्योंकि पीआईए पे कर्जे इतने चढ़ चुके हैं। फिर मैं दोबारा याद दिलाऊंगा, जरदारी साहब की हुकूमत, बड़े अच्छे अच्छे मुझे चेहरे उनके यहां पर नजर आ रहे, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं इंतहाई बदतरीन माशी पॉलिसीज। स्टील मिल खसारे शुरू हो गए, चल फिर भी रही थी, पिछले 3 साल से बंद पड़ी हुई है। क्राइसिस कोई नहीं है, लेकिन बेवाओं की पेंशन रोक के रखी हुई थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, बेवाओं की पेंशन। क्राइसिस कोई नहीं है। 40 अरब रुपए वर्कर वेलफेयर बोर्ड के मजदूरों का पैसा, हुकूमत का पैसा नहीं था, मजदूरों का पैसा, 40 अरब रुपए के वर्कर वेलफेयर बोर्ड के पैसे पे हुकूमत मुस्लिम लीग नून की डाका डालती है, मजदूरों का पैसा छीन लेती है क्योंकि कर्जे देने के लिए कोई पैसा नहीं बचा। मैं अभी आप इस बात पे अगर मैं बोलता रहा तो बहुत बोलता रहूंगा, लेकिन क्योंकि सुबह कुछ सुनना पड़ा था, उसके बाद आखिर में मैं इसका भी जिक्र कर देता हूं। रियासत मदीना की बात की गई। जाहिर है हम तमाम मुसलमान उस रियासत को अपना आइडियल मानते हैं। हमारे ख्याल में हम सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो निजाम लेकर आए, वो हालात खड़े करें, वो माशी निजाम हो जो रियासत मदीना का निजाम हो। लेकिन उसकी बुनियादी जुज क्या था? उस निजाम का बुनियादी जुज इंसाफ था। उस निजाम के अंदर हाकिम वक्त, खलीफा वक्त से खड़ा होकर कोई पूछ सकता था कि तुम्हें इतना कपड़ा कैसे मिला? जो आज रियासत मदीना को याद कर रहे थे, काश उन्होंने यहां पे खड़े होकर इसी हॉल के अंदर उतने ही जज्बे के साथ तकरीर की होती कि स्टील मिल में लोगों की तनख्वाहें रोकने से, पेंशन रोकने से 2 खुदकुशियां हो गई हैं, लेकिन वजीर आजम की सिक्योरिटी के लिए नए बीएमडब्ल्यू के लिए करोड़ों रुपए हैं, कुत्तों के लिए 24 लाख रुपए मौजूद हैं। काश उस दिन मदीना की रियासत याद आई होती। लेकिन चलें हम आगे की तरफ देखेंगे। हमने इस बजट के ऊपर सिफारिशात मांगी थी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तमाम उन लोगों का जिन्होंने अपनी सिफारिशात दी, और मैं एक एक करके उनका थोड़ा जिक्र भी कर दूं। और आखिर में, या बल्कि मैं ऐसे करता हूं, मैं पहले आपको बता देता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर जिन चीजों के ऊपर नई अमल दरामद हम कर रहे उसका भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर जिक्र हुआ, गुफ्तगू हुई, आइडियाज आए, नेशनल असेंबली के अंदर भी आए, सेनेट में भी आए, वो फाइलर नॉन फाइलर का था। फाइलर नॉन फाइलर के अंदर जी हमने आपको बताया कि किस लिए किया गया था। बड़े हमें सुनने पड़ी
कि ये नॉन फाइलर्स की लॉबी का हिस्सा बन गए। अभी इस पे भी जरा सी बात करते हैं, कौन नॉन फाइलर्स की लॉबी का हिस्सा है या था। लेकिन हमने ये तजावीज में वजन देखा, जो मसाइल थे उनको भी हमने देखा। तो हम वहां तो नहीं वापस जा रहे जहां पे कानून पहले था, क्योंकि उसके अंदर हमें सुकम नजर आए, लेकिन हम 3 एग्जेम्पशंस के साथ ये पाबंदी दोबारा से कर रहे हैं जो नॉन फाइलर्स के घर, जमीन और मोटरसाइकिल, गाड़ी खरीदने के लिए थी। एग्जेम्पशन क्या है जी? गैर मुल्क की जो गैर मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं। बड़ी जायज बात है। इस वक्त वैसे भी उनका हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है, मैं भी बाहर नौकरी कर चुका हूं, उस वक्त जब मुल्क के बाहर होते हैं तो आपको और ज्यादा दिल होता है, धड़कता है पाकिस्तान के लिए। वो यहाँ सरमायाकारी करना चाहते हैं, वो बाहर रहते हैं, उसको फाइलर होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारे ख्याल में ये एक नाजायज बंदिश थी। तो हमने ये कहा है कि जी अगर वो वहां से डॉलर रेमिटेंस आती है उनके अकाउंट के अंदर, और तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो जमीन खरीद सकेगा और गाड़ी अगर खरीदना चाहता है तो कर सकेगा। एक इस्तिस्ना ये है। दूसरी एक जायज बात जो आई वो ये थी कि विरासत के अंदर अभी जो सूरत हाल पैदा हो गई थी, कोई खातून है, वो घरेलू खातून है, वो कहीं काम नहीं करती, या कोई और उनका कारोबार ऐसा है कि जिसके लिए या आमदनी उनकी इतनी नहीं है कि उनको फाइलर होने की जरूरत है, तो वो जायदाद उनके नाम मुंतकिल नहीं हो सकती थी। तो हमने विरासत के लिए इस्तिस्ना की है कि अगर वालिद साहब या जिस किसी विरासत से आपको मिल रहा है तो आपको इस्तिस्ना हासिल होगी। तीसरी चीज जो ये की गई है, शायद उस वक्त इतना गौर से देखा नहीं गया था, लेकिन ये उमूमी तौर पे मुस्लिम लीग नून जो है वो गरीबों के बारे में सोचती जरा सा कम है, तो इसलिए इतना कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है कि इन्होंने ये सोचा नहीं कि वो जो छोटी छोटी मोटरसाइकिलें खरीदते हैं, मोटर रिक्शा वाले होते हैं, उनकी तो आमदनी इतनी है, वो बेचारे कहां से फाइलर होंगे। तो कोई भी एग्जम्पशन नहीं थी इसके अंदर। तो हमने 200 सीसी से नीचे जो है उनके लिए इस्तिस्ना कर दी है, ताकि गरीब आदमी जिसकी आमदनी नहीं इतनी फाइलर हो सके वो खरीद सके। आखिरी चीज जो इसके अंदर हमने तब्दील की है वो इसलिए तब्दील की है कि पिछली दफा कानून तो बता दिया गया था, लेकिन शायद कोई इरादा नहीं था उसको उसके ऊपर अमल दरामद कराने का। बहुत सारे पहले भी कवानीन है, तो ये कोई पेनल्टी नहीं थी, कोई जुर्माना नहीं था कि अगर इस कानून के होने के बावजूद कोई गाड़ी बेच देता है, कोई कंपनी जो है वो गाड़ी बेच देती है या कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर कर देता है, होगा क्या। तो हमने इसके अंदर जुर्माना अब शामिल किया है कि कानून होते हुए अगर इस कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो उसका जुर्माना हमने आयद कर दिया है। दूसरी चीज जी जो अभी ईसीसी ने फैसला किया था, सबसे गरीब तरीन जो पाकिस्तान में लोग हैं वो तो या लकड़ी बेचारा इस्तेमाल करता है या एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल करता है, महंगी उसको एलपीजी मिल रही थी। तो हमने तब्दीली की कानून के अंदर और हम 30% के लगभग जो टोटल इंपोर्ट ड्यूटीज होती थी जीएसटी की मद के अंदर और रेगुलेटरी ड्यूटी की मद के अंदर, उसको कम करके हम तकरीबन 1/3 पे लाके 10% कर रहे हैं। यह दूसरी तब्दीली हमने की है। तीसरी नॉन फाइलर्स के ऊपर, नॉन फाइलर्स के ऊपर बेतहाशा हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। मुझे आज तक याद है कि 2013 के इलेक्शन से पहले जियो का एक प्रोग्राम था, उस पे मैं भी था और तमाम सियासी पार्टीज के लोग भी थे, और मैंने भी और मुस्लिम लीग नून के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बड़े जोशो खरोश से बात की कि जनाब इतना डेटा मौजूद है, लोगों के पास बड़े बड़े वो घर खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास एयर ट्रेवल कर रहे हैं और बहुत सारे तरीके, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन बैंकों से कर रहे हैं। उनको पूछता नहीं है एफबीआर, कौन सा कानून है जो उनको रोकता था। हमने, स्पीकर साहब आपको यकीनन खुशी होगी क्योंकि मुझे पता है कि आप भी इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, जैसा मैंने पिछले हफ्ते तकरीर के अंदर वादा किया था इसी असेंबली के अंदर, जो बड़े बड़े नॉन फाइलर्स हैं उनके खिलाफ कैंपेन का कल से आगाज हो चुका है। जो जिन्होंने बड़े बड़े घर खरीदे, जिन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी लेकिन वो फाइलर होने की जहमत नहीं की, उनके पहले 169 जो सबसे बड़े जो थे, वो एक कट ऑफ हमने यूज किया था, उनको नोटिस इशू हो गए हैं। इस हफ्ते के एंड तक नेक्स्ट सीरीज जाएगी, ये मामला हजारों में जल्द पहुंचेगा। और हम पैगाम देना चाहते हैं, मैं फिर एक दफा तमाम
वो पाकिस्तान में लोग जो साहिब सरबत लोग हैं और फाइलर नहीं हैं। मैं एक दफा फिर उनको ये पैगाम देना चाहता हूं, देखें आप भी पाकिस्तानी हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल में भी वतन की मोहब्बत होगी। ये मुल्क वैसा नहीं हो सकता जैसे हम सबकी ख्वाहिश है जब तक वो लोग जो इस्तात रखते हैं, जो साहिब सरवत हैं, वो अपने हिस्से का जायज टैक्स ना अदा करें। मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूं, इस वक्त हमने टैक्स रिटर्न फाइल करने की मियाद बढ़ा दी है, हम फिर मौका दे रहे हैं, साथ हमने ये भी काम शुरू कर दिया है, क्योंकि जजा और सजा दोनों होनी चाहिए। अभी भी वक्त है, टैक्स नेट के अंदर आ जाएं। आपको वजीर आजम पाकिस्तान का वादा है कि कौम का पैसा कौम पर खर्च होगा, न दुबई में महल बनेंगे, न लंदन में जायदाद बनेगी, न स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट्स में जाएगा। कौम का पैसा कौम पर खर्च होगा। आए इस मुल्क की तरक्की के अंदर हिस्सेदार बने। लेकिन अगर आप ये करने को तैयार नहीं है, मैं नॉन फाइलर से मुखातिब हूं, अगर आप ये करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर ये याद रखें, ये रियासत इतनी कमजोर नहीं है जितनी नजर आती है। जब दयानतदार लोग फैसला करने की कुर्सी पर बैठेंगे, जिनको अपने चोरी किए हुए पैसे की फिक्र नहीं होगी, तो इस रियासत में दम है कि आपसे यह पैसा निकलवा भी सके। हमने इसको काम को करने के लिए स्पीकर साहब तमाम हम जो जदीद तरीकेकार हैं उनको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो दो चीजें हमने इसके अंदर कही हैं। पहली वाली बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हम जो है विदहोल्डिंग टैक्स होल्ड करता है बैंक, और ये तमाम विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट्स के ऊपर ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो जो विदहोल्ड किया है टैक्स, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाएं। अभी तक इसके ऊपर कुछ हीलो हुज्जत हो रही थी, हमने एक्सप्रेसिटली इसके अंदर लिख लिया है, गवर्नर स्टेट बैंक से बात कर ली है। तो वो लोग जिनकी बड़ी बड़ी, और ये हम लोगों को ना तंग करना चाहते हैं, ना हम इतनी इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि वो निजाम ही गिर जाए। जिस तरह हमें याद है कि हमने पनामा के बाद जब इस वक्त तजवीज दी थी कि कमीशन बनाया जाए और तहकीकात की जाए, तो हमें जवाब में यह कहा गया कि ऐसा करते हैं 1947 से जितने पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, मतलब ना कर दिया गल्ला, हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं सिर्फ वो लोग जो बड़ी बड़ी रकूम अपने बैंक अकाउंट्स में रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फाइलर्स नहीं है, उनकी इंफॉर्मेशन लेंगे हम। और दूसरा, आजकल टेक्नोलॉजी के अंदर, और एहसन इकबाल साहब को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट भी है, तो इनको पता है एल्गोरिदम्स बहुत एडवांस हो गई हैं दुनिया के अंदर। इस वक्त जो टैक्स कलेक्शन एजेंसीज हैं वो सिर्फ पुराने तरीकेकार नहीं इस्तेमाल करती, वो इस वक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं। दुनिया के जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं वो हम इस वक्त एफबीआर के अंदर नहीं है। कैपेसिटी में एफबीआर की बिल्ड करेंगे लेकिन टाइम लगेगा। तो हम ये चाहते हैं कि अनोनिमसली, लोगों का नाम दिए बगैर, वो डेटा जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारे एल्गोरिथम्स रन करके हम आइडेंटिफाई कर सके कि कहां सबसे बड़े टैक्स इवेडर्स हैं, कौन लोग हैं जो सबसे बड़े टैक्स इवेडर्स हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाए। ये इसके अंदर आखिरी कदम है जो हमने अमेंडमेंट के अंदर डाला है। कुछ और आई थी सिफारिशात सेनेट की तरफ से, फाइलर नॉन फाइलर की, और हमारे अपने नेशनल असेंबली के मेंबर्स जी है उनकी भी जो थी। फाइलर नॉन फाइलर्स वाला मैंने आपको बता दिया, सबसे ज्यादा सिफारिशात उसके बारे में थी। दूसरी एक चीज ये थी कि जो इस पे टैक्स पे जो चेंज है, वो टैक्स पे चेंज जुलाई 1 से ना किया जाए, बल्कि जिस दिन ये बिल पास होता है। ये इसकी कोई रवायत नहीं है। टैक्स ईयर पूरा एक होता है, जैसे आपको पता है टैक्स ईयर हमेशा जुलाई 1 से जून 30 तक रन करता है, और आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना साल खत्म होने के बाद। तो ये कोई रेट्रोएक्टिव मेजर नहीं है, ये साल के अंदर ही हो रहा है, तो इसलिए हम उसको नहीं कर रहे हैं। एक और आई थी रिक्वेस्ट कि ये जो द्यामीर भाषा डैम का जो फंड है, सुप्रीम कोर्ट फंड जो है, सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर फंड, उसके अंदर जो एग्जेम्पशन दी गई है कि सवाल नहीं पूछे जाएंगे, उसको खत्म किया जाए कि इससे जो है वो जो लोगों ने जिन्होंने टैक्स का पैसा छुपाया है उनकी मदद होती है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो पहली दफा मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई ना, तो मेरा भी यही रिएक्शन था। और फिर मैंने सोचा कि हम जो इतराज करते हैं, हम तो ये इतराज करते हैं कि 100 रुपए चोरी किए, 3 रुपए दिए और आपका 97 रुपए साफ हो गया।
यहां पे तो वो 100 का 100 जमा करा रहा है। हम उस शख्स को तो कोई एमनेस्टी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एमनेस्टी उस पैसे को मिल रही है जो एक कौमी काम के लिए है। तो उसने जब सारे का सारा पैसा जमा करा दिया, ये रिक्वेस्ट पे हमने सुप्रीम कोर्ट के किया था, लेकिन मेरे ख्याल में वो जायज बात भी थी, इसलिए मेरे ख्याल में वो फैसला जो है वो ठीक किया गया है, उसको हम तब्दील नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में यही मोटी मोटी चीजें थी तकरीबन तमाम जो हमने देख ली हैं। आखिर में मैं फिर एक दफा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस मुबाहिसे के अंदर हिस्सा लिया, अपनी तजावीज दी, और आखिर में सिर्फ इस अपील के साथ मैं इख्तिताम करना चाहता हूं। सर, एग्रीकल्चर पे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मुझे एक और चीज स्पीकर साहब, एक चीज मुझे बड़ी पसंद आई कि बड़ी धुआंधार तकरीरें होती हैं। कुल मेरे पास जो कौमी असेंबली की जो आपके ऑफिस के वसातत से मेरे पास अमेंडमेंट्स आई हैं, वो कुल शायद 4 या 5 हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन जैसे मैं आपको पहले जिक्र कर चुका था तालपुर साहब, जैसे मैं पहले जिक्र कर, आपको पता है किसान हमारे दिल के करीब है। मैं पहले जिक्र कर चुका था कि हम सब्सिडी पहले ही अप्रूव कर चुके हैं, तकरीबन तखमीना 6 से 7 अरब रुपए का है। हम जो इंपोर्ट की जाएगी इस रबी के लिए यूरिया, उसके ऊपर भी सब्सिडी दे रहे हैं, और जो एलएनजी के ऊपर प्लांट्स चलेंगे उसके ऊपर भी सब्सिडी दे रहे हैं। तो एग्रीकल्चर का अगर इससे बेहतर कोई हमारे पास तजवीज आती तो उसके ऊपर हम जरूर गौर करते, लेकिन बदकिस्मती तजवीज उसके अलावा और कोई आई नहीं है। जैसे मैं आखिर में कह रहा था कि मैं आखिर में सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, सियासी तकरीरें आप जितनी करना चाहते हैं जरूर करें, और बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें सुनने में भी मजा आता है, बहुत जबरदस्त धुआंधार तकरीरें होती हैं। लेकिन खुदा का वास्ता, अगर आप वाकई पाकिस्तान के हमदर्द हैं तो इन तमाम तकरीरों में आप तहरीक इंसाफ की भी तनकीद करें, आप हुकूमत की भी तनकीद करें, खास तौर पे वजीर खजाना की तो जरूर तनकीद करें, लेकिन सच कौम को जरूर बता दें कि आज मईशत खड़ी कहां है। खुदा का वास्ता ये जरूर बता दें कि पाकिस्तान को हम कहां पर लेकर आ गए हैं। आपस में वो बंटवारा कर लें कि वो जो पिछले 10 साल में थे, 5 साल में उन्होंने क्या किया और इन्होंने क्या किया, लेकिन मजमूई तौर पे पिछले 10 साल में आज जहां मईशत खड़ी है, सच उसके बारे में जरूर बोल दें। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब।